नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन। नवभारत की विशेष श्रृंखला बातों बातों में, इस श्रृंखला में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। इस श्रृंखला के जरिए हम आपको रूबरू कराते हैं कला, साहित्य, राजनीति, उद्योग, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, जिनका बड़ा नाम है, उनसे। आज मेरे साथ जो दंपति बैठे हैं, उनको पूरा महाराष्ट्र तो जानता ही है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इन दोनों की अपनी एक अलग पहचान है। प्राध्यापक फमू शिंदे और लीलाताई, दोनों का स्वागत है नवभारत की श्रृंखला में। आपको लगेगा कि मैं ये साक्षात्कार हिंदी में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों मराठी के जाने माने साहित्यकार हैं। इसलिए कि मराठी क्षेत्र के बाहर भी इनको जानने वाले कई लोग हैं ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हिंदी भाषिक है वो भी जाने कि फमू शिंदे क्या है और लीलाताई क्या है। सौभाग्य की बात यह है कि मैं जब बचपन में बड़ी हो रही थी, पाठशाला में थी, तब इनके सामने रहने का सौभाग्य मुझे मिला और हमारे पारिवारिक संबंध थे। इसके चलते तब शायद हम छोटे बच्चे थे तो एहसास नहीं होता था कि आई ये जो कविता है मराठी की, वैसे दूसरी कोई कविता शायद ही माँ के ऊपर किसी ने लिखी हो, ये फमू साहब ने लिखी है। और हमको तब एहसास नहीं होता था कि कितने बड़े व्यक्ति के सामने हम रहते थे, इतने आसानी से इनके घर में चले जाया करते थे। बहुत अच्छे दिन थे वो हमारे औरंगाबाद के, जब वो नूतन कॉलोनी के छोटे से मोहल्ले में हम आमने सामने रहते थे। वो दिन और अब के दिन आपको क्या बदलाव लगता है? वो दिन भी और आज के दिन भी वैसे उसमें हम कोई भेद नहीं मानते। एक ही जैसा हम महसूस करते हैं। कुछ जगह बदलती है, लेकिन दिल में जो भाव होते हैं, जो जज्बात होती है, वो तो वैसी ही रहती है। इसलिए हम जज्बात के जरिए वैसे जुड़े हुए हैं, वो दिनों को भी और आज भी। तो ये बड़ी बात है, याद तो आती है। और यादें हर किसी के दिल में होती ही है। और ऐसा भी होता है कि हम तो कविताएं लिखते हैं, रचनाएं लिखते हैं। उसमें यादों का बहुत सिलसिला होता है। अ, कुछ ये यादें हैं, कुछ वो यादें हैं, और फिर उसमें आज की जो सोच है और उसके बारे में जो विचार होते हैं, उसको भी जोड़ के हम लिखते हैं। और बहुत सारे विषय होते हैं लिखने के। हमने ज़िंदगी जैसे महसूस की, उसके भी बहुत सारी बातें हमारे कविताओं में, रचनाओं में आती है। और मेरे तो काव्य संकलन कितने 40 है। 40 है जी। उसमें सोशल पोएट्री भी है, और वैचारिक भी कविताएं हैं, और बहुत सारी प्रेम कविताएं भी है। और उसके अलग अलग भाव भी होते हैं, मूड्स भी होते हैं। तो ये सब जैसा दिमाग काम करता है, सोच उससे जुड़ी हुई होती है। तो ये सब बोलने की बातें होती है, समझाने की बातें होती है, लेकिन जब हम लिखते हैं तब ये कुछ नहीं होता। सिर्फ लिखना होता है। तो रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ऐसा जो बोलते हैं वर्ड्सवर्थ ने जो कहा है, वो हर एक पोएट के बारे में, हर एक कवि के बारे में सही होता है। और जो भी लिखता है, वो पोएट हो, ऑथर हो, वो स्टोरी राइटर हो, नॉवलिस्ट हो, या कोई भी हो, जो भी लिखता है, तो
वो सोच के जरिए ही लिखता है। और लिखने का मतलब ये होता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, टू एक्सप्रेस। तो क्या कहना चाहता हूँ, ये तो मैंने जो लिखा है वो पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि ये कुछ इसमें हमारे साथ बात करना चाहता है, इसमें कुछ कहना चाहता है, और वो दिल की बात होती है। सोच की कम होती है, दिल की बात होती है। लेकिन दिल का भी फाउंडेशन जो अधिष्ठान है वो तो सोच ही होता है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं कविताएं। और अलग अलग ढंग की कविताएं होती है, विचार की कविताएं होती है। और जो भी हम जिंदगी जीते हैं उसमें बहुत सारे तजुर्बे आते हैं, अनुभव आते हैं, हम महसूस करते हैं, आप भी सब महसूस करते हैं। जो कभी कुछ लिखते नहीं वो भी महसूस करते हैं, लेकिन उनका जो उन्होंने जो लिखना होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते। और मुझे मुझे याद है कि माँ वाली आपकी जो कविता है, हाँ, वो आपने, मतलब आप पढ़ा रहे थे, प्राध्यापक थे, स्टाफ रूम में बैठ के यूं ही लिख डाली, लेकिन वो जहन में कब से आपके होगी। मतलब वो माँ नाम की जो बस्ती है पूरी, आप ही के जो शब्द है, आपकी जो लफ्ज है, वहां पे ऐसा लगता है कि उस कविता का एक भी शब्द यहाँ से वहां नहीं हो सकता, या कोई दूसरा शब्द डालने की कुछ संभव ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। ये सही है। तो आपने वहां बैठ के लिखा, लेकिन वो माँ जहन में कब से थी। वो तो माँ एक ऐसी चीज है जो हर एक के किसी के जहन जी, में साथ लेकिन में हर ही कोई लिख भी नहीं पाता साथ इसे। साथ में ही रहती है। लेकिन मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मराठी में बहुत सारे हमारे कवियों ने, बुजुर्ग कवियों में भी माँ के बारे में बहुत लिखा है। जैसे कवि यशवंत ने जी, भी माँ के ऊपर कविता लिखी है। नारायण सुरभि जी। सुरवे जी ने भी लिखी है। और उन्होंने तो ऐसा भी लिखा है कि वो बहुत गरीबी में जीते थे, लेकिन बहुत बड़े पोएट मराठी के। तो उन्होंने ऐसा भी लिखा है, आधीचे नव्हतेच काही, हम्म, आता आई देखील नाही। ये इतना बड़ा सहारा होता है माँ का कि जब कुछ भी नहीं होता, माँ होती है तो सब कुछ होता है। पहले ही कुछ नहीं था और माँ जाने के बाद तो ऐसा महसूस हुआ है कि अब कुछ अब भी वो भी नहीं कुछ रहा, भी नहीं रहा। माँ भी नहीं रही। इतनी लगन और इतनी माँ साथ में होती है। तो मैंने ये जहन में चल रहा था, तो मैं प्रोफेसर था पहले, अभी रिटायर हो गया। तो मैंने स्टाफ रूम में बैठ के, किसी को पता नहीं, सब आजू बाजू में मेरे इतनी भीड़ होगी। सहकारी थे, और मैं लिख रहा था, किसी को भी कुछ पता नहीं था। और वो एक ही स्ट्रोक में ये कविता मैंने लिख डाली, और वो इतनी प्यारी हो गई सब पाठकों की। और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है कि दिस इज द ओनली पोएम हम देखते हैं, मराठी में हो या भारतीय इंडियन पोएट्री साहित्य में में, हो, पोएट्री में उसको। दिस इज द ओनली पोएम। लीला दादाई, आप सांप से कैसे मिली थी, मतलब उस जमाने में आपकी एक प्रेम कहानी है। हाँ। मुश्किलें भी होगी क्योंकि आप गुजराती परिवार से, बहुत सारी शिंदे साहब तो महाराष्ट्रियन मराठी, तो ये वैसे तो मैं सोचती हूँ कि प्यार तो होना ही चाहिए सबके जी। दिल में। प्यार के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। वो प्रत्यक्ष में हमारा आया है प्यार। तो उस प्रोसेस में ऐसा हुआ कि प्यार तो कर बैठे हम। मिले कहाँ थे।
मिले तो हम यूनिवर्सिटी में मिले थे, हम पढ़ाई करते थे, लेकिन दोनों भी मेरिटोरियस थे। ऐसा कुछ नहीं कि प्यार चल रहा है तो बस रोमांटिक सब है, ऐसा कुछ नहीं। मिलने का सिंसियरली तो सिलसिला ऐसा है कि ये आ गया और मैं पीछे, ये आ गया और मैं नहीं। पीछे, तो हाँ, जब इसके ध्यान में आया कि अब ये तो छोड़ने वाला है ही नहीं, तो वो खुशी की भी बात थी। तो वो आपको बताया गया और क्या क्या हुआ? जी। नहीं, प्रत्यक्ष में तो बहुत अलग बात हो गई। जब हम समाज में आते हैं तब पता चलता कि अरे, प्यार भी कुछ नहीं रहता है। इधर मैं गुजराती थी तो गुजराती लोगों ने मुझे छोड़ दिया। बहिष्कार क्या रहता है, बहिष्कृत होना, वो मैंने तब महसूस किया। और इधर मराठों ने भी छोड़ दिया, मैं हो गई अकेली। इसलिए बहिष्कार मैंने तो बस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बहिष्कृत भारत या उनके ही विचार जब पढ़ती थी तो तब मुझे पता चलता था। लेकिन बहिष्कार क्या होता है मैंने महसूस किया। लेकिन ठीक है, उसी में से भी हम आगे निकल आए। और विशेष यानी ये बात हुई कि मेरा मैं प्रोफेसर थी तो मेरा सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी। तो उससे मेरे सोच बहुत सारी, यानी जो उदारता जो है और वस्तुनिष्ठता जो है वो आ गई, समझ में आ गई कि ये प्यार भी कुछ नहीं रही। तो प्रैक्टिकल वास्तव जो है ये है, हमको तो अगर निभाना है ये रिलेशन तो हमको वास्तव से क्या प्रतिकार करना ही पड़ेगा, कभी एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। पहली एक बात सर के साथ आपने बात की कि हम आपके साथ हम मिलजुल के रहते थे एक मोहल्ले में। वो दिन तो नॉस्टैल्जिया है, वो तो हम कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो दिल में बिठा हुआ वो माहौल है। और ऐसी बात होती है कि इट बिकम ए पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। हम कहाँ भी जाए तो भी हम कभी भी भूल नहीं सकते। और मैं सोशियोलॉजी की होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि अ, माहौल तो चेंज हो गया है बहुत सारा। आप लोग जब छोटे थे कैसे मजे लेते थे, कितने खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, अपने मिट्टी में खेलते थे। और हमको भी कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था कि ये अरे तुम्हारे पाँव गंदे हो रहे थे, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते। लेकिन वो सब देख के मैं इतनी खुश होती थी कि खेलना क्या है, सच में खेलना क्या है, और वो बचपन एंजॉय कैसे करना है। तो वो मैं अभी भी तुम्हारे चेहरे पे, मेरे बच्चों के आसपास के बच्चों के चेहरे पे वो देखती थी। और उन्हीं में से, वही सोच में से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाल कविताएं, बाल कथाएं, बाल साहित्य लिखने का मुझे प्रेरणा मिली है। बहुत बहुत, यानी मैं भूल ही नहीं सकती वो। और मेरे अंदर भी एक छोटा बच्चा बैठा है, तो वो बच्चा तुम्हारे जैसे उछल कर खेल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे सामने देख के बहुत खुशी महसूस होती है। और वो जो आनंद होता है उसका तो किसी से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। और वो आज जैसे, आज की माँ जो है आज के ज़माने की, यानी मॉडर्न, अभी मॉडर्न भी तो कैसे कहूँ मैं, ये ग्लोबलाइजेशन, ये इसके बाद की जो माएँ हैं उनकी भी खींचतान कैसे है पता है, वो कैसे यानी निभाती है ये रोल। तो जब मैं देखती हूँ ऐसे यंगस्टर के सामने, और मदर, ये माँ बच्चा, हस्बैंड वाइफ, ये सब रिलेशन देखती हूँ तो मुझे बहुत फील होता है कि ये, अरे ये तो जिंदगी जी नहीं सकते, बस दौड़ रहे। और वो फिर आर के लक्ष्मण का मुझे एक बहुत अच्छा एक कार्टून याद आता है, कि दौड़ रहे और पीछे, और उनके पीछे दौड़ रहे, कहाँ दौड़ रहे,
पता नहीं। तो ये इतनी फीलिंग दुखदायक है, लेकिन क्या करें, यहाँ से भी हमको जाना ही पड़ेगा, और उसमें भी हमारे ह्यूमन रिलेशंस जो है वो कैसे निभाएंगे, वो जुड़ेंगे कैसे, इसका प्रयास तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पहले तो मानव है, ह्यूमन है, तो पहले तो हमें वो करना ही पड़ेगा। बाद में जो कुछ है कि आधुनिक काल युग के है, आधुनिक युग भी ऐसा कहता नहीं कि आप ह्यूमैनिटी भूल जाओ। मानवीय भावनाएं तो वही रही वही ना, है। भावनाएं जैसे सर ने पहले शुरुआत में कहा कि भाव भावनाएं रस वो कहाँ से बदलेगा, वो तो यूनिवर्सली एक ही होने वाला है। और वो नेचर गिफ्ट है, Correct. अगर आप भूल जाएंगे तो उसका नतीजा हमें दिख रहा है, सृष्टि में भी दिख रहा है, जी, हमारे अंदर के सृष्टि में भी दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो हमने समझ में आना आपके चाहिए। फिर परिवार ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया शादी? नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा मुझे। मेरी फैमिली में तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे फैमिली, मेरे सगे बड़े चाचा जो है वो महात्मा गांधी जी के साथ काम कर रहे अच्छा। थे, हाँ, साथ में ही थे। तो हमारे यहाँ तो पूरा माहौल ऐसा ही था। जात पात हमको यानी पालते तो नहीं थे, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि जात क्या है, जाति व्यवस्था ही पता नहीं थी। तो जब हमारा क्या कहेंगे प्यार प्यार। चल रहा था, तो किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं मुझे कि ये बात बहुत मुश्किल है या नहीं, हम नहीं कर सकते। हाँ, बाहर का जो समाज था वो बोल रहा था, अरे ये लड़की किसके पीछे लगी है। अभी तब शिंदे सर विद्रोही एक कविता, तूफान से कम नहीं थे। हाँ मैं जानती हूँ। हाँ, और विद्रोही सामाजिक विद्रोही कविता लिखते थे। तो सबको लगता था अरे विद्रोह तो नीची जाति में होती है, ऐसा कुछ नहीं, विद्रोह तो कहीं भी होता है। ये लड़की किसके पीछे लगी है, लेकिन हमने तो कभी मेरे दिमाग में भी आया नहीं कि क्या है क्या नहीं है। अगर आता भी था, किसी ने कर देते थे, तो भी हमारा तो प्यार था, इसलिए मेरे घर से तो कुछ कभी भी दिक्कत नहीं आई, और ऐसा माहौल था। जब ये महात्मा जी ने मेरे चचेरी बहन का इंटर का, तब मेरा जन्म भी नहीं था, तब उन्होंने सूतों का हार पहनाकर शादी की। वो थे मारवाड़ी और हम गुजराती थे, और वो आगे जाके उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के डीन बने थे। बहुत अच्छा यानी माहौल था सामाजिक, और हमारे घर में इतना यानी मेरे यानी बिजनेस फैमिली में थे, इतना बड़ा नहीं था बिजनेस, लेकिन अभी कभी भी ऐसा भेद जो है कौन सा भी भेद नहीं था हमारे घर में। मैं जानती हूँ, मतलब आप दोनों का व्यक्तित्व अलग है, पूरी तरह से अलग है। वो कहते हैं ना कि हस्बैंड पति पत्नी कैसे होने चाहिए, या तो परफेक्टली मैचिंग या शार्प कॉन्ट्रास्ट। आप दोनों शार्प कॉन्ट्रास्ट हो कुछ कुछ मामलों में। मतलब फमू सर ऐसे हैं कि एक बिखरी हुई रंगोली की तरह है। ये रंग वो रंग बिखरा हुआ है, आप हो एक स्थिरता हो। मैं सही कह रही हूँ? चाहिए सही है। तो फिर ये मैंने देखा कि घर में भी मैं जब आती थी तो लीला ताई का, अगर वो दूध का बर्तन भी साफ करेगी तो बड़े नजाकत से करेगी, छोटा छोटा काम बहुत नजाकत भरा। सही है। और आप एक तूफान थे। तो ये दोनों के बीच में क्या वो बातें थी जो कॉम्युनलिटी थी? नहीं, ये कॉम्बिनेशन वो दिल का रहता है, और इसमें कोई पॉलिटिक्स को चांस नहीं होता। जी। लेकिन मैं कभी कभी चला भी लेता हूँ हमारी भाषा में, अम, थोड़ी दिल लगी की भाषा में बोलते हैं उसको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आपस में एक दूसरे को समझने की बात होती है, समझ लेने की बात होती है, तो ये कुछ बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो कुछ
काम नहीं करते, सब ठीक चलता है। और शुरू से ही जब प्यार होता है दिल से, शादी के पहले भी और शादी के बाद में भी, तो ये कोई बात नहीं होती। और वैसे समाजशास्त्र की मैं हूँ, इसलिए मैं मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है। मैरिज यानी विवाह जो अगर करना है तो दोनों ओर से एडजस्टमेंट है, जी क्योंकि फैमिली है, वहाँ बच्चे होने वाले, दोनों तरफ के रिलेटिव्स है, वो हमको मिलजुल के उनके साथ रहना ही पड़ेगा। अगर नहीं रहे तो फिर वो रिलेशन को कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए समाजशास्त्र की होने के नाते यानी मेरी वो सोच रही। और वैसे भी नेचर निसर्ग में ऐसा है कि मादी जो है वो ही घर संभालती है, गृहस्थी संभालती है, बच्चों को संभालती है, प्यार देती है। और नर नहीं करता ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा तो शायद मुझे लगता है कि जो अ, वो जो अ, जनन की प्रोसेस जो है उससे बहुत एक अलग सा रिलेशन बन जाता है। और वो जो रिलेशन है, वो जो उसमें वो पूरी फैमिली को एक कर देता है, वो पूरे रिलेशन को बांध देता है। ऐसा भी हुआ है हमारे बारे में भी। परिवार पूरा फिर एक साथ आ गया, जुड़ गया। हम जब यानी शादी होने के बाद मेरे देवर हमारे साथ थे, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि अरे हम तो अभी शादी करके आए और ये देवर आ गए। ऐसा भी महसूस नहीं हुआ, कभी नहीं। और कल्चर भी पूरा अलग था, और सामाजिक स्थिति अलग, आर्थिक स्थिति अलग, सांस्कृतिक स्थिति अलग, भाषा अलग। फिर भी हम साथ रह के एक हम एक है, इसका मैंने तो मेरे उम्र से बहुत प्रयत्न किया, तब इसलिए यहाँ तक आके पहुंचे हैं। सही बात है। आप जब लिखते हैं, मतलब आपका साहित्य एक और मुझे आप लोगों को जवाब का एक भी सर चलाते थे, एक आपका एक बहुत अच्छा मुझे पसंद आता था, गुरुओं पर आप अपने लिखते थे। हाँ, तो वो भी एक कॉलम था जिसमें आपने आपके सभी शिक्षकों के बारे में, गुरु के बारे में लिखा था। अभी भी मुझे याद है उसके कई कई लेख जो है वो, तो गुरु पारायण लिखते थे। गुरु पारायण। उसका स्पेसिफिक नाम भी मुझे याद सही है, है, गुरु सही है। पारायण आप लिखते थे। तो कौन वो गुरु थे जिनका प्रभाव आप पर रहा? क्योंकि एक जमाना था, आपने पनिक्कर की बात की, वो थे, यानी उस जमाने में जिस तरह के शिक्षक हुआ करते थे। हाँ। आपने अंग्रेजी में भी लिखा है वैसे। हाँ, तो आपके गुरुओं के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि किसका प्रभाव रहा, किस तरह से आप बढ़े। नहीं, मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो स्कूल टीचर्स मेरे जो थे उनका ज़्यादा प्रभाव है। और मैं देहात से आया, चौथी तक देहात में पढ़ा और जी। फिर 5वीं से 10वीं तक तालुका के गांव में आया। वो भी जैसे देहात के जैसे ही था, तालुका बोलने का है। कलमनुरी शायद। हाँ, कलमनुरी, कलमनुरी। हाँ, तो पहले हमारा जिला परभणी था, अब वो हिंगोली हो गया। हिंगोली हो गया। तो वहाँ मैं जब कलमनुरी में अकेला ही रहता था, किराए का कमरा था, खुद खाना पकाना, स्कूल जाना, और स्कूल करके फिर बाद में छूटने के बाद फिर घर आना, फिर अभ्यास करना। अकेला ही था और कोई लाइट वगैरह नहीं था। छोटा चिराग होता था और उसमें अभ्यास करने का। मैं जब 10वीं में गया तब लाइट शहर में आए थे। तो पहली बार लाइट देखने के बाद तो हमको इतना आनंद हुआ, ये क्या बात है, लाइट क्या कैसी क्या होती है, देखी नहीं थी कभी। तो वो सब वातावरण में हम पढ़े 10वीं तक। और हमारे जब पढ़ाने वाले सब गुरुजी थे, बहुत ही अच्छे थे, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, मराठी वाले। और मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था शुरू से। मैट्रिक के
परीक्षा में मुझे तो मैथमेटिक्स में 100 से 100 मिले हैं, क्या बात पूरे के पूरे। और मैं कुछ दिन इंजीनियरिंग फैकल्टी में जाने का सोच रहा था, तो मेरा मैथमेटिक्स ही था, लेकिन घर में बहुत ही गरीबी थी, अ, पैसे नहीं थे, तो आगे पढ़ने में दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं वो छोड़ के फिर आर्ट्स में आया। और फिर एमए मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर में मैंने एमए किया। वैसे बाकी पढ़ाई और ये जो सब स्कूल टीचर्स हैं, ये बहुत ही अच्छे थे, और वहीं से मुझे थोड़ा लिखने के जो संस्कार थे वहीं से मिले। मैं स्कूल में था तब भी कुछ छोटी छोटी कविताएं, लेकिन वो उतना ज्ञान नहीं था कि कविता क्या होती है, कैसी लिखनी चाहिए, लेकिन मैं लिखता था जब से ही। इसीलिए बहुत मुझ पर जो प्रभाव है वो मेरे स्कूल टीचरों का बहुत है। तो उनके बारे में आपने कहा ही है कि मैंने एक एक टीचर के बारे में एक एक आर्टिकल भी लिखा है बहुत, और वो बहुत लोगों को अच्छा भी लगा है। उसमें एक तो कृतज्ञता भी आ जाती है, और फिर अपने स्कूल टीचर का दूसरों को परिचय भी होता है, और जो नए से पढ़ने वाले लड़के हैं उनके लिए इंस्पिरेशन भी वो बन जाती है, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन शुरू से आज तक मैं भूल नहीं पाया हमारे शिक्षकों को, टीचरों को, तो वो प्रभाव है। और उनकी वजह से मैं बार बार इधर जाता हूँ, बोलता हूँ, तो उनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ वो मेरे गुरुजन जो रहे उनकी वजह से। कॉलेज में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हमें मिले, मराठी के बहुत बड़े स्टोरी राइटर बोराडे सर, राराम बोराडे, बालक कुलकर्णी और फोक लिटरेचर के बहुत बड़े विद्वान, पूरे देश के विद्वान है वो, डॉक्टर प्रभाकर राव मांडे, ये भी थे। बालक और जिनकी क्रिटिसिज्म का प्रभाव अभी तक सभी जनरेशन पर है, ऐसे वाल कुलकर्णी थे, WL कुलकर्णी, वो इंग्लिश में भी लिखा करते थे, और वो हमारे टीचर थे, डायरेक्ट हम उनके क्लास में पढ़े हैं, और वो हमें इंग्लिश से मराठी में ट्रांसलेशन कैसा करना, और वो इंग्लिश आनी चाहिए, समझनी चाहिए, ये भी सब पढ़ाते थे मराठी के लेक्चर में। तो उन्होंने भी बहुत जिंदगी भर कुछ हमारे साथ रहने वाली चीज दी है। और डॉक्टर यूमा पठान, वो भाषा शास्त्र के थे। डॉक्टर सुधीर रसाळ, ये बहुत बड़े आलोचक मराठी के उनके हैं। और डॉक्टर गोमा पवार, फिर वो शिवाजी विद्यापीठ में हेड बन गए मराठी के, वो भी पढ़ाते थे ऐसे। पानतावणे सर और डॉक्टर गंगाधरराव पानतावणे जो संपादक थे अस्मिता दर्श के, और मेरी पहली कविता वो जो संपादक थे अस्मिता दर्श के, उनके ही वो मासिक में अस्मिता छप दर्श के आई, और सब लोग जानने लगे। और वो सब वो पहली कविता कौन सी थी, याद है? वो मेरे बहुत प्राइमरी एक टीचर थे जी। मेरे गांव में ही, और वो भी टीचर गांव में थे, वो भी दलित समाज के थे, लेकिन कहाँ पढ़कर आए कुछ किसी को मालूम नहीं। उनकी शादी नहीं हुई थी, अकेले ही थे, वो गांव में मुझे पढ़ाया उन्होंने। और फिर मैं सरकारी स्कूल में बाद में दूसरे में गया, लेकिन मैं चौथी तक प्राइवेट उनकी स्कूल में पढ़ा था। और वो जब मैं दूसरे में था तो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, इसीलिए मैं जब 5वीं में गया तो मुझे इंग्लिश कोई हार्ड नहीं गई। तो उनके बारे में मैंने जो कविता लिखी थी, स्पर्शातून,
ओके। तो हाँ। वो फिर बाद में 10वीं के सिलेबस में थी क्या मराठी बात। के। और वो कितने 10-12 साल, और वो सब टीचर लोगों की भी और स्टूडेंट्स लोगों की भी बहुत प्यारी कविता थी, उनको बहुत अच्छी लगती थी। और उसमें मैंने ये भी लिखा था, वो कैसे अनटचेबल जब कहते थे उस जमाने में, दलित समाज से वो थे, तो मुझे ताजुब लगता था कि ये अनटचेबल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे टच किया, उन्होंने मेरे सर के ऊपर से हाथ घुमाया, प्यार से। और वो स्पर्श लेके मैं इतना बड़ा हो गया। इसीलिए मैंने मराठी में ऐसा लिखा था, तुमच्या स्पर्शातून, तुमच्या स्पर्शातून उगवत होती माझी कोवळी पालवी, क्या बात। मास्तर अजूनही कळत नाही तुम्ही अस्पृश्य कसे होता। क्या बात। तो ये भी लिखा कि ये सब हमने जो डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं, ये गलत है सब। गलत। सही बोले तो ह्यूमन ह्यूमन ही होता है। तो वो सब संस्कार हमारे गुरुजी ने हम स्कूल में थे जब दिए, और वही लेकर आज तक हम यहाँ तक आ पहुँचे, और वही बात हम कह रहे हैं जो गुरुजी ने हमें इंस्पायर की थी कि यही कहना होता है, ऐसी बात थी। तो ये सब टीचर्स लोगों का बहुत ही हमारे आज तक के सोच पर भी उनके संस्कार है, और वो चल रहा है। एक मराठवाड़ा का पूरा जो आपने जिन नाम लिए, एक से एक दिग्गज नाम है। हाँ। मुझे भी सौभाग्य लगता है कि इन लोगों से मैं किसी न किसी बहाने मिली। हाँ। भले ही छोटी उम्र थी, लेकिन जब एक फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं, हाँ। उस समय पे मिलने का सौभाग्य मिला। मराठवाड़ा का एक अलग ही माहौल था। हाँ। एक तरफ रजाकार की मूवमेंट चल रही थी, दूसरी तरफ आनंदराव भालेराव हो, चाहे ये लोग इस तरह से दिग्गज संपादक थे। एक तरह से मिलिंद कॉलेज का एक अपना एक पूरा माहौल था, जो एक विद्रोही जिसे पूरा कहा जा सकता है। लेकिन ये सारा होते हुए भी, मतलब मराठवाड़ा में हम देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफी है। ये सारा होते हुए भी जो एक समाज का एक दूसरे के साथ जो मिलना जुलना था, वो एक अलग तौर पर। वहाँ इंसान को इंसान से खौफ नहीं लगता, डर नहीं लगता। तो दोस्त लोग फिर आपके कौन थे? कि एक तो गुरु सब हो गए, लेकिन इसके साथ में दोस्त भी होते हैं जिनके साथ में हम अपने पास पहले तो अपना जो रीजन मराठवाड़ा था, ये 5 जिलों का, वो निजाम स्टेट में था, निजाम स्टेट में था, हैदराबाद और उर्दू स्टेट का में, प्रभाव भी था काफी। और मीडियम भी उर्दू मीडियम ही था। जी। हमारे पिताजी, उनकी जनरेशन प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएशन उर्दू मीडियम था, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी और थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जी। थी, और इतनी फसी उर्दू बात कहते थे। अपने पहले के होम मिनिस्टर शंकरराव जी चौहान जब सेंट्रल में होम मिनिस्टर थे, तो वो कश्मीर में इधर उधर जाके जब उर्दू में बात करते थे, तो उनको ताजुब लगता था कि इतनी फसी उर्दू तो हम भी बोल नहीं सकते थे। तो ये सब उर्दू मीडियम से पीजी तक पढ़े हुए लोग थे। इसलिए मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ कलम नूरी में, वहाँ 7वीं तक हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो उर्दू में पढ़ते थे, और फिर 8वीं में उर्दू मीडियम नहीं था, तो उनको नांदेड़ जाना पड़ता था, नहीं तो फिर मराठी में 8वीं में आना पड़ता था। बहुत सारे गरीब भी थे, तो फिर बाद में मराठी में आते थे। तो वो भी मुझे उर्दू पढ़ाते थे। शुरू शुरू में तो मैं उर्दू पढ़ता था, लिखता था अच्छा, वो सब दोस्त थे, और इसीलिए वो संस्कार अपने इधर भी है। और बहुत सारे पहले अपने पास, जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में थोड़ी हिंदी बोलने में भी दिक्कत आती थी, अपने इधर हिंदी बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं। अपने पास देहात का आदमी भी उर्दू में बात करता है, पढ़ता है, बोलता है, क्योंकि वो माहौल ही सब उर्दू का था, भाषा का था,
और सब बोलने वाले उर्दू के थे। और इसीलिए मैं कुछ कविताएं बहुत तकरीबन 300 कविताएं मैंने हिंदी में लिखी है। क्या बात अभी कोई संकलन नहीं है, है? आता था, लेकिन मेरी वजह से ही वो जरा पोस्टपोन हो गया। तो अभी जल्द ही 100-150 कविताओं का संकलन आने वाला है। तो मैं ऐसा उस वजह से मैं हिंदी में भी कभी कभी लिखता हूँ। ना दर्द दुखता है, ना खुशी सहलाती है। क्या बात? ना दर्द दुखता है, ना खुशी सहलाती है, किसी बेजार जान को मौत बहलाती है। वाह! ऐसा भी हम लिखते हैं। अब उसका संकलन आने वाला है। तो ये भी बात, वो हिंदी का संकलन आने के बाद कैसी पूरे देश में आदमी पहुंच जाता है पढ़ते इधर उधर, और अपना सोच भी उनको मालूम पड़ता है। अब मराठी का भी कविताओं का अनुवाद, ट्रांसलेशन हिंदी में होता है, उर्दू में होता है, इंग्लिश में होता है। उसके जरिए भी, ट्रांसलेशन के माध्यम से भी वो साहित्य अकादमी के जरिए भी समकालीन हो सकता साहित्य होता है। सही है, वो अनुवादित अनुवादित ये आता है, वो होता है। तो ये सब चलता है ऐसा। आप लीलाताई, आप भी खास तौर से आपका बाल साहित्य जो है उसका भी एक अलग स्थान है। तो आप सोचती थी कि माँ का दिल है, बच्चों के लिए लिखूं, या उसके पीछे प्रेरणा क्या थी? मेरे बच्चे ही थे। हम्म, उनको जब मैं अ, खिलौने देती थी, उसके साथ बुक्स भी पढ़ के बताती थी। और इतना समृद्ध बाल साहित्य मराठी में है कि वो मैं सब उनको पढ़ के बताती हूँ। वो इतने तल्लीन होके सुनते थे और बहुत मजा आती थी उनको। उनके चेहरे का जो आनंद है वो देख के मुझे भी बहुत आनंद होता था। अरे मैं बोली, हम ट्राई तो करेंगे, यानी आएगा ऐसा कुछ नहीं लिखने का, क्योंकि वो उतनी प्रतिभा भी चाहिए। और क्या बोलते हैं कि वो अनुभूति होनी चाहिए बच्चों के मनोविश्व में क्या चलता है। तो बच्चों, मैं माँ बनने के बाद ही मुझे ज्यादा पता चला कि अरे ये तो कहाँ उनका जो यानी जो नेचर ने दिया है गिफ्ट, सोच जो है, कल्पकता जो है, भावना जो है, वो कहाँ कहाँ तक ऊंचाइयों पे जाती है, हम तो पहुंच नहीं सकते। तो हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास तो करके देखेंगे। तो मैंने भी प्रयास किया। फिर भी प्रयास किया है ने मैं लिख के रख देती थी। ऐसा कितने साल तक पड़ा रहा। और फिर हमारे यहाँ मराठवाड़ा में सेलू में एक अखिल भारतीय बाल कुमार सम्मेलन हुआ। हुआ था जी। तब यदुना जी थत्ते आए थे। और उनको मैं पहली मेरी बुक जो आई थी उसका शीर्षक था या मुलांनो या। और बहुत ही अच्छा उसका मुख पृष्ठ था। अ, उदयोन्मुख चित्रकार विकास जोशी ने बनाया था। और एक लड़की एक लड़का, और बुलाता था खुद कूद कूद के कि या मुलांनो या। तो उसमें भी मैंने बहुत 10 कविताएं होगी, लेकिन मैंने प्रयास किया। तो यदुना जी थत्ते को मैंने बुक बताई तो इतने खुश हो गए, वो देखने लगे कि लीलाताई ये शीर्षक बहुत अच्छा है, मुखपृष्ठ अच्छा है, और अंतरंग भी अच्छा है। बस अभी लिखते रहना, पीछे नहीं आना, आगे ही चलते रहना। और उनके वो शब्द जो है वो मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे। और मैं लिखती रही, प्रयास करती रही। अभी भी मैं नहीं समझती कि मैं बहुत यानी परफेक्ट बाल साहित्य लेखिका हूँ, लेकिन मैं प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि बालक का जो मनोविश्व है उसको वेद उसका वेद लेना, या
क्या चल रहा है उसके दिमाग में, हम बड़े नहीं समझ सकते। जी हमको ऐसा लगता कि ये तो फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? लेकिन उनके दिमाग में कुछ भी हो सकता है। वो चाँद पे चले जाएँगे या एवरेस्ट पे चले जाएँगे या ऐसे बताएँगे कि ऐसा नहीं, मैं बाघ या कोई भी यानी वाइल्ड एनिमल आया था, मैं नहीं डरता। और छोटी सी चींटी आ गई तो भी वो डर जाते हैं। लेकिन बोलने में क्या है, वो जो बोलने का ये अंदर से जो आता है बच्चों के ये कल्पक वृत्ति में से, वो कैसे आता होगा? मुझे तो अभी भी यानी मैं सोचती हूँ कि सच्ची हम तो कुछ नहीं, यानी लिखती हूँ लेकिन ऐसा लगता है अरे मुझे कुछ आता ही नहीं, वहां तक मैं पहुंच नहीं सकती। मुझे बहुत यानी और अच्छा लिखना चाहिए और अच्छा लिखना चाहिए, ऐसा करती हूँ प्रयत्न। कभी एक दूसरे के साहित्य की तारीफ या फिर क्रिटिसिज्म, टीका टिप्पणी, समीक्षा घर में होती है? अ, मैं इनकी कविता की तो टिप्पणी मैं नहीं कर सकती। पढ़ती हूँ, सभी बातें समझ में आती है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरी 40 पृष्ठ की किताबें ये कभी देखते नहीं। क्या है? मैं कब देखता ले- हूँ इसने कुछ लिखा है, वो हाँ, मैं कब देखता हूँ हाँ, इसको पता ही नहीं लगता। अच्छा। लेकिन ये हाँ, बात है देखता हूँ कि जरूर। हाँ, जो ग्रामेटिकल करेक्ट जो चाहिए भाषा या तरीका जो है, वो उनके पास से ही मैंने सीखा है। प्रय या वो भी प्रयास ही है, क्योंकि मेरा ग्रामर जो है मराठी का इतना परफेक्ट नहीं है, और बच्चों के सामने अगर कुछ लड़ना है तो परफेक्ट होना चाहिए, वो गलत तरीके से उनके सामने नहीं आना चाहिए। तो उनके पास से मैंने सीखा है, लेकिन मैं दूसरा कुछ नहीं उसमें से ये भी एक भी शब्द यहाँ से वहाँ नहीं करते, और मुझे भी पसंद नहीं है। तो मैं और मेरा जो वो है वही उसकी रखती जरूरत भी नहीं होती, वो बहुत परफेक्ट लिखती है। सिर्फ कुछ भाषा का इधर उधर हो गया, ये शब्द ऐसा लिखते ग्रामेटिकली। हुए उतना ही है। बाकी वो जो कविता में जो भाव आता है और जो कहना चाहती है, वो तो परफेक्ट होता है। और अपने पास ऐसे ही हमारा रिश्ता ऐसा है, और सभीयों का वैसा ही रहता है कि अम, पत्नी कम और माँ ज्यादा होती है, ऐसा। इसीलिए वो बाल कविता जब लिखती है तो मुझे ही सामने रख कर लिखती है कि ये बाल है ऐसे लगता है अपना, आपको? अपना बाल है ये। 3-3 बच्चों को सँभालती हूँ मैं। हाँ, ऐसा मैं ऐसा। और दो सब बच्चे तो फिर भी डांट अच्छे, फुसल के हाँ, वो और अच्छे खुद को बच्चा मान लिया तो जरा फ्रीडम ज्यादा मिलता है, ले लेते और उस पर हैं। कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करता कि जाने दो बच्चा है, ऐसा होता है। ऐसे ही होता है। समझ में ऐसे आता ही छोड़ देती हूँ, बच्चा है जाने दो। जब बच्चों को बड़ा करना होता है तो माँ बाप की मिलजुल कर भी एक सोच होती है। क्या आपने वो डिपार्टमेंट इधर ही सौंप दिया या आपकी भी कभी राय होती थी कि ऐसे नहीं ऐसे होना है। ने मैंने भी संभाला है, चाहिए? और वो मेरी माँ ने सब ये मुझे सिखाया है। छोटे बच्चों के साथ खाना कैसा बनाना, घर में क्या क्या काम होता है, घर की सब काम मैं घर की करता था, उसमें कोई शर्म आने की बात नहीं थी। वो अपना इसीलिए बच्चों को बच्चों के साथ खेलना, उनको संभालना, ये हमारे आनंद की बात रहती थी। इसलिए वो कोई ड्यूटी समझ के नहीं किया, और वो करना भी ज़रूरी था क्योंकि ये भी प्रोफेसर थी कॉलेज में, और मैं भी था, और शिफ्ट अलग अलग थी। इसीलिए जब मैं घर में रहता था तो घर का काम, बच्चों का काम, बच्चों को संभालना मैं करता था, मैं जाता था तब ये करती थी। इसीलिए सब मिलजुल अभी कर। भी मतलब मराठी साहित्य सम्मेलन में भी मैंने आपका भाषण सुना था, आप अध्यक्ष जब थे। और अभी भी लिखते हैं, रोज लिखते हैं या कुछ सब विषय लगते हैं कि मुझे इस पर लिखना है, ऐसा क्या मैं है ऐसा विषय लेकर सोच कर नहीं लिखते। जो अंदर से आता है? आज भी मैं रोज लिखता हूँ।
इतना मेरे पास अ, अ, इतनी जिंदगी अ, अ, हर एक कॉर्नर से मैंने महसूस की है। तो वो बहुत सारा अभी भी कैपिटल मेरे पास है, तो मैं रोज लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ। अब देखिए 40 काव्य संकलन है, और ये भी है जो नया आया है, जी ये 300 पेजेस का है। जी त्रिकाल। हाँ, देखा। इतना बड़ा मराठी में संकलन अभी तक नहीं है, हम्म। तो मैं लिखता हूँ। आपकी माँ वाली कविता तो सुनना चाहेंगे ही हाँ चाहेंगे, हाँ। उसके बाद में हम्म। अ, मतलब आपको आपकी खुद की जो कविता अच्छी लगी हो वो भी, लेकिन माँ के बगैर तो हो नहीं सकता, आपके मुंह से सुनना नहीं, वो चाहेंगे। तो सुनाएंगे लास्ट में। जी और मुझे मराठी में मुझे इसमें जो बहुत सारे त्रिकाल मुंह। शीर्षक भी बड़ा ये है। हाँ तेजा। हाँ 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 हाँ, त्रिकाल। वो ये अभी देखिए इतना बड़ा ये 250-300 एक पोएम्स इसमें है, जी और इतना सब पूरे विचार की कविताएं हैं इसमें। मुझे बहुत अच्छी लगती है खुद जी को। ये एक कविता मराठी में है, जी मराठी में मैं पढ़ूंगा ये कविता। और ये सभी आपको, हमको, सबको ये एक्सपीरियंस होता है कि जब डर तो लगता है हर पल। अ, हम डर से ही गुजरते हैं, जी वो अलग अलग उसके फॉर्म्स होते हैं, विषय होते हैं, वजह होते हैं। तो उसके बारे में ये जो है, एकटेपणाचीही हम्म, कधी कधी भीती वाटते, एकटेपणाचीही कधी कधी भीती वाटते, तशी सोबतीचीही कधी कधी भीती वाटते। हम अकेले हैं तब भी डर लगता है, कोई साथ साथ में होता है है। तब भी डर लगता है। तो ये चलती है बात। एकटेपणाचीही कधी कधी भीती वाटते, तशी सोबतीचीही कधी कधी भीती वाटते। सावलीत बसलेले हम्म, निजलेले अनोळखी बनले, सावलीत बसलेले निजलेले अनोळखी बनले, परोपकाराचीही कधी कधी भीती वाटते। या झाडाच्या भावना आहेत. हम्म, सावलीत बसलेले निजलेले अनोळखी बनले, परोपकाराचीही कधी कधी भीती वाटते. कसा खेळ खंडोबा हम्म, चांग भले म्हणता म्हणता, कसा खेळ खंडोबा चांग भले म्हणता म्हणता, तळी उचलण्याचीही कधी कधी भीती वाटते। भीती वाटते. आणि शेवटी पहा, तनाचे कीर्तनाचे केवढे व्यापार खुले. महाराज विकत मिळतात. खरं. तनाचे कीर्तनाचे केवढे व्यापार खुले, तनाचे कीर्तनाचे केवढे व्यापार खुले, संत सज्जनांचीही कधी कधी भीती वाटते। भीती वाटते, संत सज्जनांचीही कधी कधी भीती वाटते. तेव्हा वाह! भीतीची ही जी, ये जो डर की भावना। एक भावना है मन में। अभी हाल ही में हमने एक कंपनी के सीईओ का साक्षात्कार किया था। हाँ उन्होंने भी ये कहा कि डर लगता है तो कभी कभी अकेले होने का भी डर लगता है। हाँ हाँ हर किसी को है वो डर हाँ, सही है। कि अकेले हो जाएंगे। आज का माहौल ही वैसा आज का है। माहौल ही वैसे है। सही है। ये लगे आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, जरूर। आपका जो पसंदीदा हो, आपने लिखा हो। जरूर। सुनो, जी ये बच्चों का है ना। हाँ बड़े लोग सब खुद की सोच उनके ऊपर इम्पोज करते हैं। इम्पोज करते हैं। वो बोलते हैं, अरे क्या चल रहा है, खेलना बंद करो, पढ़ाई करो। अरे क्या चल रहा है ये,
तुम्हारे की ये कॉपी में क्या खसखस खरड़ कर रखा है? स्टडी करते हो या चित्र ही निकालते हो? ये अभी बंद होना चाहिए। स्टडी करो, चित्र नहीं निकालने का। लेकिन चित्र अगर निकालेगा नहीं तो उस तो जो निसर्ग ने उसके दिमाग में जो दिया है, कल्पकता उसे दी है। हाँ, कल्पकता जो दी है, कला जो दी है, वो बाहर अगर नहीं आएगी तो वो मर जाएगी वहीं। और वो किसी को अगर हम चाहते हैं कि मुझे चित्र निकालना है तो हम नहीं निकाल सकते। बच्चे कौन सा भी चित्र निकाल सकते और उसका मीनिंग भी वो ही बताते हैं, हम बता नहीं सकते। तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, लेकिन मराठी में है। शीर्षक है महान चित्रकार। हिरव्या खडून मारल्या रेखा, हिरव्या खडून मारल्या रेखा, चिंगी म्हणते हिरवगार जंगल बघा, चिंगी म्हणते हिरवगार जंगल बघा. रंग निळे पिवळे, रंग निळे पिवळे मखमली जांभळे, रंग निळे पिवळे मखमली जांभळे, चिंगी म्हणते हे फुलपाखरांचे मळे. एवढा मोठा हत्ती कसा मी काढू, एवढा मोठा हत्ती कसा मी काढू, संपून जाईल ना काळा खडू. काळे पिवळे पट्टे हा आहे वाघोबा, काळे पिवळे पट्टे हा आहे वाघोबा, त्याचे चित्र काढायची भीती वाटते बुवा. वाह. ही मोठी रेघ म्हणजे माझे बाबा, ही मोठी रेघ म्हणजे माझे बाबा, ही छोटी रेघ मी लाडोबा. आई भित्री भागूबाई म्हणून या चित्रात नाही, आई भित्री भागूबाई म्हणून या चित्रात नाही. म्हणाले तिला मी आहे ना, म्हणाले तिला मी आहे ना, मग घाबरायचंच नाही. म्हणाले तिला मी आहे ना, मग घाबरायचं नाही. काय खरडलंस हे भिंतीवर, आईने दिले रट्टे चार. काय खरडलंस हे भिंतीवर, आईने दिले रट्टे चार. चित्रकार चिंगीचं विरून गेलं स्वप्न पार, चित्रकार चिंगीचं विरून गेलं स्वप्न पार. मतलब ये हर एंगल से एक तरह से सभी जो पालक है उनके लिए एक सीख भी है। सीख है। बाल विश्व जो होता है वो बहुत अलग ही होता है। अब इस मुकाम पर मैंने देखा कि मराठवाड़ा में माहौल ऐसा था, इतने सारे साहित्य के कार्यक्रम होते थे। अब नया मीडिया आया है, लोगों को सब कुछ एक छोटे से फोन पर अवेलेबल है, जिसके चलते वो एक जीता जागता जो कार्यक्रम होता था। हमारे यहाँ पे देखिए कि पु.ल. देशपांडे और सुनीताबाई आकर कविताएं होती थी, बोरकरांची कविता, वो कार्यक्रम करते थे, हम सुनने जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कार्यक्रम होते थे, हम सुनने के लिए कई लिए जाते थे। कहाँ चौक में, कहाँ में बैठ कर देखते थे। और वो सारा फिर से मैंने फमू सर, अशोक नायगावकर जी, रामदास फुटानी, इनके कई कार्यक्रम सुने हैं और क्या उसमें बेहतरीन मजा आता था। मतलब वो महफिल के रंग जमना, ये सारा अभी कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया की भीड़ भाड़ में कम होता नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सारा फिर से रिवाइव करने की जरूरत है? इंसान ने इंसान को आमने सामने मिल बैठकर वो साहित्य की भी बातें, नहीं, उसका आनंद बहुत अलग होता है और कम हो ही गया ऐसा नहीं है, ये शुरू भी हो जाएगा नए सिरे से और लोगों को भी वो अच्छा लगता है फेस टू फेस मिलना और आपस में बात करना। कोई सुनने वाले सामने बैठे हैं और उनको कोई सुनाता है तो ये अलग माहौल होता है और वो रिलेशन भी अलग होता है और वो जो कहना चाहता है कवि
वो पहुंच भी जाता है। बड़ी आत्मीयता से ये सब कुछ होता है। तो ये शुरू हो जाएगा फिर नए से। कवि सम्मेलन शुरू होने ही वाले हैं और हम गैदरिंग में कॉलेजेस में वगैरह जाते हैं, तो ये बंद थी सब गैदरिंग्स जी वगैरह, अभी शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ भी बहुत मज़ा आता है। लड़के सब न्यू जनरेशन के होते हैं, उनको लव पोएट्री भी बहुत अच्छी लगती है, प्रेम कविता भी बहुत अच्छी लगती है, पॉलिटिकल सटायर्स भी अच्छे उनको लगते हैं और सीरियस पोएट्री भी उनको अच्छी लगती है। तो धीरे धीरे ऐसे उनसे बातचीत करते करते ही ये सब दिया तो उनको अच्छा लगता है और वो शुरू हो जाएगा। और कवि सम्मेलन वगैरह अभी लगता है शुरू हो जाएंगे और हम घूमेंगे। पहले जैसे घूमते थे, पहले जैसे पाँच घूमते थे, छः महफिलें पाँच जमाते छः थे लोग उस हम तरह से। घूमते थे, जी तो वैसा होने वाला है नहीं, वैसे। सबको दिल में से तो वो वो लगता लगता है है कि मिलना, मिलना। क्योंकि श्रोता में हम अगर बैठते हैं तो हम कुछ वक्ता यानी जो डिग्निटरीज है, बड़ी लेखक है या पॉलिटिशियन और है, ऐसा। पहले की परंपरा, ये ट्रेडिशन ही ऐसी थी। हाँ, कोई किताबें वगैरह नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, बस सुनना सुनना। यही था। लेकिन सुनने से ही हम सोचते हैं, लिखते हैं, जी ऐसा होता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि श्रोता पहचान का ही हो, लेकिन फिर भी पहचान का लगता है हमको जी कि नहीं, ये जो है मेरे दिल की बात कहता है, ऐसा लगता है। एक आपके समय में एक और भी बात थी कि राजनेताओं में भी साहित्यकारों के प्रति एक सम्मान की भावना थी। सही है, सही है। अब बहुत शायद ही कोई राजनेता होगी जो साहित्य कला संस्कृति की तरह उस तरह से देखते हैं जैसे पहले एक नजरिए से देखा नहीं जाता है, लेकिन कम है। पहले था। तो ये भी बात थी कि जो पॉलिटिक्स में थे वे खुद राइटर भी थे, ऐसा भी था। पहले राइटर थे, बाद में फिर लोगों ने उनको कहा कि आप आप आइए राजनीति आइए इधर, जी ऐसा भी था। लेकिन आज भी वैसे आदर रखते हैं लिखने वाले जो होते हैं उनके बारे में। कम होंगे लेकिन है, ऐसा नहीं, नहीं है। लेकिन मात्रा बहुत कम है हम्म, वैसे। जो यानी अगर साहित्यिकों के साथ चर्चा होती है या बड़े कलाकार है, चित्रकार है, उनके साथ बातें, ये संगीतकार जो है, उनसे मुलाकातें या उनका प्रोग्राम हम सुनते हैं, तो सच मन या सोच जो है वो वो एक अलग सच्ची अलग हो जाती है। म्यूजिक भी हमें आना ही चाहिए। सब सब जो क्या राग है हमको पता ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो सुनते हैं तो कितना आनंद मिलता है। ये जो भावना है ना, अब पॉलिटिशियंस में कम रही है। साहित्य के बारे में भी, यानी अभी किसी का सम्मान करते तो उसमें भी आप मेरी कौन हो, उसी माध्यम से होगा होगा कि तुम्हारी कलाकृति क्या है। अगर और ये भी बात है कि जिसका सम्मान होता है उसने भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लीला शिंदे हूँ और मेरा सम्मान, मेरे कलाकृति का सम्मान है। और मुझे ये समझ में आनी चाहिए कि ये बात मेरा कलाकृति के जो सम्मान करते हैं तो मैं इससे आगे जाऊं। वो मेरा नाम का सम्मान नहीं है तो कलाकृति का, ये भी दोनों ओर से ऐसा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता आपसे तो जितनी बातें की जाए कम है। आपकी माँ वाली कविता आखिर में सुनना चाहेंगे। हाँ, एक दो छोटी माँ वाली, जी बिल्कुल ये पहले। जी जी और ये कहने का और सुनने का जो सिलसिला है बहुत चला कि जो दास्ता हमने, जो गीत था पहले का, तो ये सुनने का है कि आप क्यों रोए, जी जो दास्ता हमने आपकी सुनाई, आप क्यों रोए वगैरह, ये जो था। तो ये सिलसिला है ही। छोटी, एक छोटी कविता जी और बिल्कुल सुनाएंगे। माँ के बारे जी में जो है कि वो मराठी में है ये, कधीही असे घडले नाही,
जिथे दुख भेटली नाही। गम के बारे में तो हम बहुत लिखते हैं और गम की ही बारे में हम लिखते हैं। इतना सब तरफ हर एक इंसान कुछ ना कुछ गम महसूस करता है, गम की बात करता है और गम की बात सुनने में भी उसको बहुत दिलचस्पी होती है। कधीही असे घडले नाही जिथे दुःख भेटले नाही, स्वप्नही असे पडले नाही जिथे दुःख भेटले नाही। अंगणात विसरलेली ही घरे एकटी पोरकी पोरकी। अंगण विसरलेली ही घरे एकटी पोरकी पोरकी। मूल असे बागडले नाही जिथे दुःख भेटले नाही। हम्म, होत राहिले देणे घेणे तेवढ्या पुरतेच तसे ते। होत राहिले देणे घेणे तेवढ्या पुरतेच तसे ते। जीवही असे जडले नाही जिथे दुःख भेटले नाही। आणि मग शेवटी आपल्याकडे पूर्वी खेड्यापाड्यामध्ये गोसावी मंडळी पहाटे पहाटे पीठ मागायला जायचा, अलख निरंजन बघा, तर ती एक प्रतिमा इथं आहे। मी गोसावी दारोदारी सुखे मागत फिरतो आहे। मी गोसावी दारोदारी सुखे मागत फिरतो आहे। दार असे सापडले नाही जिथे दुःख भेटले नाही। स्वप्नही असे पडले नाही जिथे दुःख भेटले नाही। कधीही असे घडले नाही जिथे दुःख भेटले नाही। आणि शेवटी आई कवितेनं आपण समारोप करू। ही कळसाध्याय आहे. ती कविता मराठी साहित्यातला कळसाध्याय आहे. आणि ही सगळ्याच विद्यापीठांनी त्यांच्या महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांच्या त्यांच्या अभ्यासक्रमात आणि आपल्याकडं तर 10वीला जवळजवळ 12 वर्ष ही अभ्यासक्रमात होती। आणि एक माझे सहकारी होते, सर म्हणे, मी एक शोध लावला की आई ह्याच्यामध्ये 2 शब्द आहेत म्हणे। म्हणजे कसं काय? आत्मा आणि ईश्वर, आणि त्यांचा जिथं संगम होतो ती म्हणजे आई। तर ते फार असं किती वेगवेगळा, हर किसी ने इसमें अलग अलग छटा अलग अलग है। या कवितेनं आपण समारोप, इस कविता से समारोप करेंगे, समापन करेंगे अपनी बातचीत का। आई एक नाव असतं, आई एक नाव असतं, घरातल्या घरात गजबजलेलं गाव असतं। आई एक नाव असतं, घरातल्या घरात गजबजलेलं गाव असतं। सर्वात असते तेव्हा जाणवत नाही, सर्वात असते तेव्हा जाणवत नाही। आता नसली कुठंच तरीही नाही म्हणवत नाही, तरीही नाही म्हणवत नाही। जत्रा पांगते पाल उठतात, जत्रा पांगते पाल उठतात, पोरक्या जमिनीत उमाळे दाटतात। आई मनामनात तशीच ठेवून जाते काही, आई मनामनात तशीच ठेवून जाते काही। जीवाचं जीवालाच कळावं असं देऊन जाते काही। आई असतो एक धागा, आई असतो एक धागा, वातीला उजेड दावणारी समयतली जागा। घर उजळतं तेव्हा तिचं नसतं भान, घर उजळतं तेव्हा तिचं नसतं भान। विझून गेली अंधारात की सैरावैरा धावायलाही कमी पडतं रान। पिकं येतात जातात माती मात्र व्याकुळच, पिकं येतात जातात माती मात्र व्याकुळच। तिची कधीच भागत नाही तहान, दिसत काहीच नसलं डोळ्यांना तरी खोदत गेलो खोल खोल की सापडतेच अंतःकरणातली खाण। याहून का निराळी असते आई, याहून का निराळी असते आई। ती घरात नाही, ती घरात नाही तर मग कुणाशी बोलतात गोठ्यात हंबरणाऱ्या गाई।
तर मग कुणाशी बोलतात गोठ्यात हंबरणाऱ्या गायी. आई खरंच काय असते? आई खरंच काय असते? लेकराची माय असते, वासराची गाय असते, दुधाची साय असते, लंगड्याचा पाय असते, धरणीची ठाय असते. आई असते जन्माची शिदोरी. आई असते जन्माची शिदोरी. सरतही नाही, उरतही नाही. आई एक नाव असतं. आई एक नाव असतं. आता ती नसते तेव्हा. आता ती नसते तेव्हा घरातल्या घरात गलबललेलं गाव असतं. घरातल्या घरात गलबललेलं गाव असतं. आई एक नाव असतं. दरअसल इस शब्द के बाद कुछ कहना भी लाजमी नहीं है। इसी तरह के साहित्यकार, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों से भी बातों बातों में, इस श्रृंखला में हमारी बातें होती रहेगी। इस साक्षात्कार के बारे में आपको क्या लगता है, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपके सुझाव हम तक पहुंचाते रहिएगा। हम आपको इसी तरह से लोगों से रूबरू कराते रहेंगे, उनसे बातें करवाते रहेंगे। आप बस चलते रहिएगा नवभारत की इस श्रृंखला के साथ।